खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। चिनार स्कूल संचालक के घर हुई 15 लाख से ज्यादा की डकैती। बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को बनाया बंधक। वहीं स्कीम 1 में हुई वारदात ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 7 साल की बालिका से घिनौनी हरकत करने वालों को दबोचा। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है मामला। शराब ठेके के विरोध में धरने पर बैठी महिलाएं। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग पर फाटक के समीप खुला है ठेका। और अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने प्रमुख मार्गों का रूट मैप करवाया तैयार। वहीं अस्पताल और आसपास समझाइश के साथ ही चेतावनी देने का चला दौर। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में निजी स्कूल के संचालक के स्कीम 1 स्थित घर में 15 लाख रुपए से ज्यादा की डकैती हुई है। इस घटना ने फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बुजुर्ग दंपति को यह बदमाश बंधक बनाकर घर में करीब 1.5 घंटे तक लूटपाट करते रहे। बुधवार देर रात घर में घुसे 5 बदमाशों ने कैश के साथ ज्वेलरी और गिफ्ट के लिफाफों तक में से पैसे निकाल लिए। दंपति के बेटे और बहू शादी में बरेली गए हुए थे। जयपुर रोड स्थित चिनार पब्लिक स्कूल के संचालक 80 वर्षीय हरीशचंद गर्ग और उनकी 75 साल की पत्नी तारा देवी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही बताया कि 5 बदमाश घर के बेसमेंट से ऊपर की तरफ आए थे। इन्होंने बुजुर्ग महिला हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी दोनों हाथों को पीछे की तरफ रस्सी से कसकर बांध दिया। 1.5 घंटे लूटपाट कर रात करीब 3 बजे आरोपी घर से निकले। बदमाशों के जाने के बाद जैसे तैसे बुजुर्ग महिला ने खुद के पैर से रस्सी को खोला और इसके बाद अपने पति के हाथ पैर खोले। वहीं उनके रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस CCTV के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। घर में लगे CCTV में 5 नकाबपोश बदमाश सीढ़ियां चढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाश बेसमेंट से होते हुए घर के अंदर घुसे। इस बीच में घर में सफाई करने वाली महिला के अलावा कोई नहीं आया था। बेसमेंट का दरवाजा कैसे खुला, ये जांच का विषय है। पड़ोसियों का कहना है कि एक दिन पहले बाइक पर कुछ युवक घूम रहे थे। संभावना है कि रैकी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। हमें सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में हमें सूचना मिली थी कि रात को 2-2:30 बजे इस सेक्टर 1 कोतवाली थाना इलाके में 5 नकाबपोश है, जिन्होंने, ये नीरज जी है, इनके मकान में पिन पॉइंट डकैती करी। सर, कितना कैश कुछ अंदाजा है लगाया अभी तक? अभी तक ये घर वाले भी देख रहे हैं कितना क्या है, 10 से 15 लाख रुपए बता रहे हैं। तो बुजुर्ग दंपति को भी बंधक बनाया गया? जी हाँ, बुजुर्ग दंपति हैं यहाँ पे, अंकल आंटी, उनको बंधक बनाया गया। उसके बाद में इन्होंने करीबन आधे पौन घंटे घर के अंदर और जो कैश वगैरह सामान वगैरह है उसको लेके ये फरार हो। तो फुटेज में सर कितने लोग नजर आ रहे हैं? 5 लोग हैं। तो जांच कर रहे हैं? जांच की जा रही है, आगे भी जांच की जा रही है। जितने भी कैमरे थे बाइक मान के सब कुछ खंगाले जा रहे हैं और कोशिश है जल्दी से जल्दी वो गिरफ्त में आए। क्योंकि स्ट्रेस होता है ना। बोलिए मुद्दे क्यों लगा रही थी? मैं नहीं लगाया, वो टॉयलेट करने आया। पता है सर, उनको तो घेर दिया और वो अंदर 3 घुसे तो हमें डर गई एकदम, मेरा जी घबरा गया। हम तो मरीज हैं वैसे। मैं जगह बाथरूम के लिए कोई 1:30 बजे जगह होगा। हाँ, बस फिर मैं जैसे बाहर आया तो मुड्ढा लग रहा था एक। मैंने याद मैंने मुड्ढा कैसे लगा दिया, बाहर ठंडा आती है। तो मैं जैसे बाहर आया उसको मुड्ढे को बाहर आना ही था बाथरूम करने, तो मुड्ढे जैसे हाथ लगाया इतने तो उसने मेरे को काबू कर लिया। अच्छा, उनको पता था कि आप बाहर आते हो? एक बार रात को गुत्थम कर दी और मेरे को नीचे पटक दिया, आंखें बंद कर दी मेरी, और पूरा ये प्लास्टिक का है ना, ये पूरा बांध दिया मेरे को। कहाँ बांध दिया आपको? सिर से लेके और यहाँ तक केवल नाक छोड़ी थी। और ये फिर नीचे पटक के, पहले तो ऐसे बांधा, फिर ऐसे हटा के, फिर इन्होंने मुझे को उल्टा पटक के फिर पीछे को ऐसे हाथ करे जब बांधा कैडी तरह से। तो अंदर आपको अलग कमरे में बंद कर दिया? फिर नहीं, कमरे में बंद नहीं, मैं बाहर ही पड़ा रहा बस। अच्छा, फिर वो अंदर आ गए
वो मेरी तो आँख बंद थी, अब अंदर ही गए होंगे वो, फिर इसके साथ इसको बांधा उन्होंने। हाँ। तो मैं तो अंदर बाहर ही था ना, और आंखें बंद थी मेरी, तो सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने, नाक के अलावा। तो कितनी देर बाद में निकले वो यहाँ से? बांध दिए मेरे दोनों, और हाथ बांध दिए पीछे को, और नीचे पटक दिया, मतलब जमीन पर फर्श। कब निकले वो आप? फिर यहाँ से कब गए वो? ये पता नहीं कब गया, बाकी उन्होंने जब जाते समय ऐसा लगता है मेरे को, मोबाइल से मेरी देखा था मेरे को। हाँ। मोबाइल मारा था, रोशनी से आई थी मेरे को, फिर उन्होंने मेरी नाक ऐसे करी थोड़ी सी, भाई कपड़ा ये जब बांधा है सांस के लिए रुक नहीं जाएगी। मैं उसके बाद मुझे पता नहीं कब गए वो। अच्छा। बाकी ये है कि बाद में शांति से हुए थे, ऐसा लगा आधा पौने घंटे बाद चले गए होंगे वो। क्या ले गए घर में से? घर में तो सारे पैसा थैला सब लेके वो सेफ खोल के। कितना पैसा, जेवर वेवर ज्यादा? तो वही बताएगा, मुझे पता नहीं। मेरे जो पैसे रखे थे वो मेरे बता सकता हूँ। हर जेब में से पैसे निकाल के ले गए वो। आपकी जेब में से भी? हाँ, जेब में बटुआ भी ले गए मेरा, और मेरे 2-4 जगह रखे थे वो सब ले गए अलमारी में से खोल के। अलमारियों के ताले तोड़े? ना, ताला तो हम लगाते हैं एक ताला जिसमें सेफ रखी, वो तो सेफ बंद थी ताले से, और बाकी उसमें ताली वैसे घुमा देते। उसमें तो दूसरे में से कपड़े रखे थे, उसमें जरूरत नहीं थी ताले लगाने की, उसमें हम लगाते ही नहीं थे। उसी में मेरे तो खुद पे पैसे जेब वगैरह में रखे थे, वो सब ले गए वो, हर जेब में से पैसे ले गए। देखो जी, स्कीम नंबर 1 में नीरज गर्ग हैं, चिनार स्कूल के मालिक। वो शादी में गए हुए हैं रामपुर, अपने साली के बच्चे की शादी है उनकी। पीछे उनके माँ बाप यहाँ थे। रात को 2 बजे के करीब 5 लोग थे जो सीसीटीवी कैमरे में पुलिस वालों ने चेक किए हैं। वो रात को 2 बजे आए और उनके माँ बाप को, जो उनके पिता हैं हरिश्चंद्र जी गर्ग, उनको बांध के उनके साथ मारा पीटी भी की है, और घर में जो भी सामान था उनको बांध के, और वो कैश लेके, जेवरात जो भी होगा वो तो उनको मालूम, वो लेके चले गए हैं। और पुलिस अभी CO सिटी साहब, कोतवाल साहब सभी यही हैं। स्कीम 1 के जो आसपास के निवासी सब वो यहाँ हैं। ये बहुत बड़ा दुखद का विषय है, मतलब ऐसे इस बड़ी कॉलोनी में चोरी हो जाना, डकैती हुई है ये, मतलब चोरी नहीं हुई, डकैती हुई है कि माँ बाप को बांध के लेके और डकैती करके। कहाँ से घुसे हैं ये लोग? ये लोग यहाँ पर इससे घुसे हैं, नीचे अंडरग्राउंड से अंदर आए हैं, और अभी वो सारा कुछ जांच चल रही है, सीसीटीवी में सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, तो अभी कुछ ऐसा लेके गए हैं, कोई चोरी वोरी करके ऐसा कुछ? कैश है, डकैती हुई है जी। अभी वो तो नीरज और वही बता पाएंगे। माँ बाप तो दहशत में है, उनके साथ रात को मारा पीटी। कैश कितना ले गए, कुछ कैश का कोई आइडिया तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा समझने में ना। कुल मिलाकर लगातार हो रही चोरियों के बाद इस डकैती ने शहर में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 7 साल की बालिका को घर ले जाकर घिनौनी हरकत की है। क्षेत्र के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉक्टर पूनम ने बताया कि इस आरोपी को पोक्सो के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कबूल किया है कि वह शराब के नशे में था और उसने एक बच्ची को गलत जगह पर हाथ लगाया था। वहीं दोनों बच्चों ने पुलिस को बताया कि वे दोनों घर के सामने खेल रहे थे और पड़ोसी ने उन्हें मिठाई का लालच देकर अपने घर ले गया। जब आरोपी गलत हरकत करने लगा तो एक बच्ची मौका पाकर वहां से भाग निकली, लेकिन उसने दूसरी बच्ची के निजी अंगों पर हाथ लगाया। जब परिवारजनों को पता लगा तो उन्होंने मौके से आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर आरोपी की बहन ने 4 लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने और अंदर रखे सोफे में आग लगाने का आरोप लगाया है। देखिए, जो अभी प्राइमा फेसी तो पेंट उतारने का ही मामला है, तो ये जो हेड है वो 354 की श्रेणी में आता है। तो चूंकि जब 170 में आरोपी को डिटेन किया था तो उस वक्त उसने बताया कि हाँ, मैंने शराब के नशे में बच्ची की पेंट उतार दी थी। अभी 161 में भी बच्चियां दोनों कह रही है और 164 में अभी पेंडिंग है, तो उसके बाद ही निष्कर्ष लिया गया। आरोपी के साथ मारपीट और देखिए, अभी तक जो परिवार, आरोपी की जो बहन है उसने 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है, और अभी जांच से जो चीज आ रही है कि एक जने ने, 4 लोग घर में घुसे थे और एक जने ने वो घर में आग लगाई है। और अभी तो चूंकि कल ही प्रकरण दर्ज हुआ है तो भी एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाई है,
तो एविडेंस कलेक्शन के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित फाटक नंबर 142 के समीप ठेका खोले जाने के विरोध में महिलाएं धरना दे रही हैं। गुरुवार को दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। एक महिला तो अपने 6 माह के बच्चे को लेकर बैठी है। यहां मौजूद चंदो ने बताया कि उसके एक पुत्र की मौत शराब पीने से हो चुकी है। यदि शराब का ठेका खुलता है तो उसका छोटा बेटा भी इस लत का शिकार हो जाएगा। उधर मंजू देवी ने बताया कि उनके पति शराब पीकर आते हैं और मारपीट करते हैं। इसके अलावा ठेके के समीप रेलवे लाइन है और पास ही महिला महाविद्यालय भी है। वहीं सुगना बंजारा ने बताया कि वे अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लेकर धरने पर बैठी है, लेकिन प्रशासन का कोई कर्मचारी यहाँ नहीं आया। उन्होंने रेलवे लाइन पर आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। कल 7 दिन बैठे रहा, कोई एग्जाम नहीं आया। यहाँ पूरा दिन हमने कोशिश करी, कोई आया नहीं। या ठेका नहीं खोलने लगे, कोई आया भी नहीं। तुम्हारे पास कोई स्त्री बोलते आएगा, क्या बताऊंगा। नहीं यहाँ ठेका वाला, हमने सारे दिन बैठे हैं यहाँ कल। कोई बच्चा भूखा पीछा 12 दिन ले पड़ेगा यहाँ। यार कोई आया नहीं, ठेका अब आएगा तो खोलवा दूंगा नहीं ठेका। यार मारेंगे मरेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ। मेरा एक लड़का दारू पी के ठेका खुले से मर गया, 5 बार छोड़ दिया मेरे ऊपर। मेरा बच्चा अभी दूसरा पी के मर जाएगा, मैं किसका भरूंगा बताओ, क्यों पेट भरूंगा मैं कहा 5 साल तक मोरी ठेका नहीं खुलेगा। हमने आपका हाथ खाई खोलो, ठेका खोलो। यार ठेका जोर से खोलेगा नहीं तो ये तो आधी मार हत्या करूंगा मैं मरूंगा। हाँ, क्या मांग है आपकी? क्या हमारी मांग ये है कि हम नया ठेका नहीं खुलवा देंगे। और कल भी हमने धरना दिया तो प्रशासन का कोई नहीं आया, तो आज भी नहीं आना चाहिए। दूसरा दिन है, हम धरना दे रहे हैं और हम नहीं खुलवा देंगे, ठेका नहीं खुलवा देंगे। हमारे कॉलेज है, हमारी लड़की रहती है, बहू रहती है, हमारे पास वही मकान है, हम नहीं खुलवा देंगे ठेका। और हमारा मंदिर है नहीं से, और हमारा रात दिन का रास्ता है, हमारी लड़की भी जाती है खेत में, बहू भी जाती है सिद्धिन को उतर के, तो हम तो ये ठेका नहीं खुलवा देंगे। कि हम ठेका नहीं खुलने देंगे। हमारे पास 3 लड़की है, 1 महीने की लड़की है मेरे पास छोटी वाली। और कल से मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ, कल से, और आज भी आई हूँ मैं छोटी सी बच्ची की लेके। मेरा बड़ा वाला जेठ मर गया दारू पी के, हनुमान जी पास ठेका है वहाँ, 5 बार कुछ छोड़ गया वो, तो उसका बनना कौन भरेगा? सरकार देगी क्या? और मेरे पास 3 लड़के हैं, मेरा आदमी दारू पीता है, कल वो मर गया तो फिर मैं क्या करूँगी? तो यहाँ ठेका नहीं लगना चाहिए। यहाँ ठेका लगेगा तो मैं 3 लड़की भी लेके लैंड पे जाऊंगी। कुल मिलाकर अपने परिजनों का भविष्य बर्बाद होने से बचाने के लिए महिलाएं शराब ठेके के खिलाफ लामबंद हो गई है। नगर निगम द्वारा जिला अस्पताल और मुख्य सड़क मार्ग पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने का लगातार काम किया जा रहा है। अतिक्रमण निरोधक दल के प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल और आसपास मुख्य मार्गों पर अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। इसके चलते पिछले 2 दिनों से इन अतिक्रमणकारियों की समझाइश की गई है। वहीं जरूरत होने पर जुर्माना और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नगर निगम द्वारा मुख्य मार्गों का रूट मैप तैयार किया जा रहा है। निगम के द्वारा कल शिशु चिकित्सालय की वहाँ कार्रवाई की गई थी और आज मुख्य राजीवगंज चिकित्सालय के यहाँ कार्रवाई की गई है, क्योंकि लोगों के द्वारा यहाँ नाले पे रख के थैलियाँ वगैरह रख के नाली वगैरह जाम कर दी जाती है, जिससे गंदगी वगैरह फैलती है, तो इसलिए उनको हटाया गया। अभी क्या हिदायत दी गई है? किसी प्रकार का उनको अभी समझाइश की गई है कि भाई यहाँ पे नहीं लगाएं, अपनी दूसरी जगह जो भी वेंडिंग जोन हो वहाँ शिफ्ट हो जाए और ये कचरा वगैरह ना फैलाएं, यहाँ से हट जाए। इसके बाद नहीं तो फिर जुर्माना और FIR की कार्रवाई करवाई जाएगी। अभी कहाँ कार्रवाई करने की शहर में अभी जो भी मेन रोड हैं उनका अभी एक प्लान बनाया जा रहा है, उसके तहत नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हुए मुख्य मार्गों को अस्थायी अतिक्रमण से मुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शिव कॉलोनी के सूने मकान में चोरी की यह रिपोर्ट 9 अक्टूबर को दर्ज हुई थी। जांच के बाद बुधवार को एक आरोपी तौफीक खान को गिरफ्तार किया गया था। वहीं उससे पूछताछ के बाद गुरुवार सुबह दूसरे शातिर गणेश गुवाड़ी के निवासी जहरी को पकड़ा गया है। ये मुकदमा नंबर 325/2024 जो दिनांक 9/10/2024 को दर्ज हुआ था, जिसमें कोल्ड ड्रिंक मशीन का सामान था, कुछ ड्रमी वगैरह मोटर वगैरह थी, जिसमें मुलजिम तौफीक को कल गिरफ्तार किया था और शंकर उर्फ जहरी जिसको अब सुबह दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ व तफ्तीश जारी है। कहाँ से चोरी हुई थी? करीब कितने रुपए का? ये
शिव कॉलोनी से चोरी हुई है, सामान की चोरी हुई है। सोना मकान था जिसमें से दोनों आरोपी अज्ञात अपराधी है। चोर की कोई को पहले मामला है। हाँ, ये तो इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी लिया जाएगा, उसके बाद चीज का है। बाकी ये आपराधिक प्रवृत्ति के तो हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? एक स्कीम नंबर फैमिली लाइन स्कीम नंबर 3 का है, दूसरा गणेश गौड़ी का है, धोबीघट्टा का है, शंकर उर्फ जहरीली धोबीघट्टा का है, और तौफीक स्कीम नंबर 3 फैमिली लाइन का है। अभी कोई माल बरामद भी कोई ऐसे तफ्तीश जारी है। टेला क्षेत्र के गोलाका बास में एक छात्र को सूने मकान में चोरी करते हुए पकड़कर ग्रामीणों ने बांध दिया। सूचना पर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने चोर को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस छात्र से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक मेरठ में रहते हैं। अलवर जिला अस्पताल के हेवल्स आईसीयू वार्ड के लिए एक भामाशाह ने 2.5 लाख से ज्यादा कीमत की एबीजी मशीन डोनेट की है। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान के अनुसार राजर्षि कॉलेज के प्रिंसिपल रहे एवं प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर एमपीएस चंद्रावत ने यह मशीन प्रदान की है। इसके जरिए आरटीएल ब्लड डायलिसिस की रिपोर्ट करने का काम किया जाता है। इस मशीन की काफी वर्षों से डिमांड थी। पीएमओ ने इसके लिए डॉक्टर चंद्रावत का आभार जताया है। ये मशीन जो है, जो आईसीयू में पेशेंट्स भर्ती होते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। इसमें आरटीएल ब्लड जो गैस एनालिसिस होता है उसकी रिपोर्ट्स की जाती है, और उसी के बाद जो है हमारा जो भामाशाह में पैकेज होता है, आयुष्मान भारत में पैकेज होता है, उसका भी फायदा होता है। तो इस तरीके से हमको इसका दोहरा फायदा है। मरीजों की जांच भी हो जाएगी और हमको आयुष्मान भारत में पैकेज भी मिलेगा। जन आधार से इसकी सुविधा ली जाती है। हाँ, जन आधार कार्ड से भी होता है। सभी जो जांचें हैं पेशेंट्स की फ्री है, इलाज फ्री है, और जिसका पैकेज मिल सकता है वो मिल जाता है, और जिसका नहीं मिलेगा तो भी इलाज तो हमको फ्री देना है। हाँ, ये लगभग 2.5 लाख रुपए की है। उन्होंने 2.5 लाख रुपए का चेक दिया है, तो उन्होंने उससे बात करके और कंपनी वाले को दे दिया है, जिसमें 1 साल की एएमसी भी है। कब से चालू होगी? आज से चालू हो रही है, वो लगा रहा है कंपनी वाला, और आज अभी थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने दूसरी और चीज भी डोनेट करने के लिए बोला है, तो हो सकता है कि वो अभी ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स को भी डोनेट करें। अलवर के कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड में मकान संख्या 3/725 के बाहर राइजिंग लाइन से लगातार पानी व्यर्थ बह रहा है। रोजाना हजारों लीटर पानी की बर्बादी होने पर भी जलदाय विभाग के अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। एक ओर तो आमजन पेयजल किल्लत का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू होंगी। इसमें जिले के 1130 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अलवर डाइट में डीएलएड प्रभारी देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि परीक्षाएं 30 नवंबर तक चलेंगी। इसके लिए पीएम श्री नवीन विद्यालय, यशवंत स्कूल, एसएमडी विद्यालय, खन्ना स्कूल, देवी जी की गली बालिका और रेलवे स्टेशन स्कूल में केंद्र बनाए गए हैं। डीएलएड प्रथम वर्ष डीएलएड 2024 परीक्षा प्रथम वर्ष दिनांक 22/11/24 से 30/11/24 तक आयोजित होगी। इसके लिए हमने 6 परीक्षा केंद्र बनाए हैं और इन पर लगभग 1150 छात्र, जिसमें अपना एक राजकीय विद्यालय डाइट और 18 निजी जो विद्यालय हैं डीएलएड के शिक्षण संस्थान है, उनकी छात्र परीक्षा देंगे। कुछ होम डिस्ट्रिक्ट चूज करके भी आ सकते हैं छात्र, तो लगभग हमारा अनुमान है 1150 बच्चे यहाँ पर परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय सर हमारी परीक्षा में थोड़ी सी इसमें तब्दीली रहेगी कि 25 से और 30 तक की 22 से 30 तक की परीक्षा में जो 25 तारीख और 30 तारीख की परीक्षा है, ये 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। इसमें 2 पेपर होंगे। 25 तारीख को पहला पेपर 10 से 1 बजे तक आयोजित होगा और दूसरा 2 से 5 बजे तक, और 30 तारीख में प्रथम पारी का जो पेपर है वो 10 से 12 बजे तक आयोजित होगा और द्वितीय पारी का जो पेपर है वो 2 से 4 बजे तक आयोजित होगा। बाकी अन्य तिथियों के पेपर 2 से 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। अलवर के नजर बगीचे स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इसके जरिए लोगों को जागरूक बनाया गया। वहीं जिला प्रशासन आयुक्त प्रमोद शर्मा ने बताया कि भारत स्काउट गाइड और इको क्लब द्वारा राष्ट्रीय हरित सेना कार्यक्रम के तहत यह आयोजन हुआ है।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में राष्ट्रीय हरित सेना कार्यक्रम के तहत इको क्लब्स द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक रैली निकाली गई, जो बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए वापिस नगर बगीचे पर आई। इस अवसर पर जो हरी झंडी दिखाई थी मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री गिरीश गुप्ता जी ने दिखाई थी। और अभी जो कार्यक्रम हुआ है उसमें श्री योगेश वशिष्ठ जी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर का संदेश दिया गया। इस अवसर पर योगेश वशिष्ठ जी द्वारा एक वार्ता दी गई। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत अब 14 दिसंबर के बजाय 22 दिसंबर को होगी। बार एसोसिएशन के चुनाव की वजह से यह तारीख बदली है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में हर साल 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। उधर हाईकोर्ट एवं जिला न्यायालयों के बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 13 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक अदालत की निर्धारित तिथि इसके अगले दिन 14 दिसंबर को थी। ऐसे में लोक अदालत को अधिक बेहतर तरीके से आयोजित करने के लिए तारीख बदलकर 22 दिसंबर कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा में नकल की शिकायत करना शिक्षिका को महंगा पड़ा। उन्हें शिक्षा विभाग ने नोटिस थमा दिया है। यह भी आरोप है कि परीक्षा में अव्वल रिजल्ट देने वाली इस व्याख्याता पर दबाव बनाने के लिए एसीआर को खराब किया जा रहा है। महिला अध्यापिका ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को दी और नकल संबंधी शिकायतों की जांच की जानकारी लेने सीडीओ ऑफिस पहुंची थी। इसी दौरान अध्यापिका से मीडिया कर्मियों ने बातचीत की थी। इस बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने पीड़ित अध्यापिका को नोटिस दे दिया। डेलावास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता कविता शर्मा ने वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा में प्राइवेट स्कूल से पैसे लेकर नकल कराने का मामला उठाया था। पीड़िता ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रदान की। समझो नहीं 200 रुपए पर बच्चे लिए जब विज्ञान में और गणित में टिपाया। देखो हाँ बिल्कुल खुद ही उसने टिपाया। विज्ञान में कैसे टिपा दिया और इसे मैंने कह दी संस्कृत में तो नहीं टिपाया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। साइंस में बिल्कुल पर्ची बना के लाया था यश ना लेकिन आपके में वो है ठीक है। अभी शशि मैडम जब मैडम के कमरा में उन्होंने करा दी, वो एक अलग चीज है। बात उसकी है जब तुझसे और आज तक सब्जेक्ट के टीचर नहीं गणित में ही आवास को भी आपको एक मोटो सौ और जाना खाको प्राइवेट को कौन को यहाँ खड़ा बड़े का पेपर में जब वो फिर साथ संस्कृत में आ जाऊंगा पर हमारे एग्जिट पर देंगे यूं ही की मैं भाई के सामने 8वीं में अपनी ड्यूटी नहीं लगाई अभी तक। पेपर हो जाने तक जब बताऊंगा। मैंने 8वीं की ड्यूटी कैसे नहीं लगाई तुमने? मैंने मना करी थी। मैंने 10वीं की ड्यूटी आपसे पूछी नहीं क्या एक बार भी ना? देखा मैं ये कह रहा था ना ये नहीं लगाएंगे किसी की भी। 8वीं ना पूछी ना, मैंने 10वीं की मना करी, 8वीं तो कहीं चर्चा ही नहीं है मेरे साथ। मैंने 2024 माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में केंद्र क्रमांक 2187 डेहलावास स्कूल में नकल कराए जाने की शिकायत की थी, लेकिन उसमें कोई अभी तक जांच की गई थी, लेकिन उस पर मुझे पे दबाव बनाया गया। लेकिन मैंने रिपोर्ट वापस नहीं ली, जो शिकायत है वो वापस नहीं ली। लेकिन अभी तक उसकी मुझे ना जांच रिपोर्ट मिली है और बल्कि उसके बाद से मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है और मुझे SC/ST एक्ट और झूठे विभागीय केस में फंसाने की धमकी दी जा रही। और कभी भी मेरे साथ प्रधानाचार्य जो स्टाफ है और ग्रामीण जो उनके साथ मिले हुए हैं कुछ भ्रष्ट चरित्र के ग्रामीण, वो मिलकर के मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत कर सकते हैं। मामला क्या हुआ था, किस तरीके से नकल हुई थी? मुझे ग्रामीणों से पता चला था कुछ बच्चों से कि प्रधानाचार्य जो हैं वो बच्चों से और प्राइवेट स्कूल से पैसे लेकर के नकल करवा रही हैं वो गणित विज्ञान के विषय में। हालांकि उन्होंने हमारे विषय में भी दबाव बनाया लेकिन हमने मना कर दिया। लेकिन विज्ञान विषय में खुद विज्ञान शिक्षक आए कि आकर के नकल कराओ। उन्होंने 4th क्लास को भेजा, फिर गाँव वालों को भेजा। कुछ ग्रामीण थे जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ पर ग्रामीण थे, और जो PO स्कूल के कुछ टीचर थे वो आए कि जाओ चलो को कुछ नहीं होगा, आप नहीं फंसोगी और ये नकल कराएंगे बच्चों को जो है इससे मार्क्स। हाँ बिल्कुल, वो पर प्रिंसिपल ने उस दिन आके नहीं कहा था, उन्होंने पहले ही इस बात के लिए सबको वो किया था। क्या नाम है प्रिंसिपल का? सुनीता बाई। तो इसकी आपने किस किस को शिकायत की? मैंने बोर्ड को शिकायत की। हालांकि मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी इसके माध्यम से बताने की कोशिश की थी, कुछ जाते वक्त उनको दी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, बच्चों को भला हो रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। अच्छा। फिर मैं डर गई। वो कहती हैं कि SC/ST एक्ट में फंसा देंगी। और पूरे जो स्टाफ वाले जो ग्रुप उनके साथ मिला, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो पूरे पैसे से लेकर और स्कूल के हर तरीके के लेन देन का कार्य करता है।
जैसे बीएड इंटर्नशिप आ रहे हैं तो उनसे भी पैसे लिए हैं, तो स्कूल का सामान इधर उधर कर देना, सारा कुछ बहुत ज़्यादा। बच्चों को कोई फल वितरित नहीं करना। बच्चे क्या कह रहे थे उस समय? बच्चे कह रहे थे कि पैसे दिए हैं तो हमें तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम तो 100 बार कराएंगे, टीचर हमको नकल कराएंगे। जब आपने ये शिकायत की तो आपसे उन्होंने क्या कहा कि हम किन किन अधिकारियों से हमारी मिली बात है? प्रधानाचार्य ने, उन्होंने तो डीओ से कह के उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर तक जानकारी है तो कुछ नहीं कर पाएगी, उल्टा तेरे को ही फंसा देंगे सारे, तेरे पास जो है वो सबूत क्या है हमारे खिलाफ, सारा स्टाफ तेरे खिलाफ ही गवाही देगा और हम जो चाहे तेरे खिलाफ बना सकते हैं। उन्होंने मेरे पे चरित्र पे लांछन लगाने के लिए और SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी मुझे, और झूठे विभागीय केस की हम तो तेरे खिलाफ कुछ भी फाइलें बना के रख सकते हैं, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि क्या है, तेरी जो सर्विस बुक है उसमें काट छांट कर देंगे, तुझे ही फंसा देंगे। शिक्षा अधिकारी के लिए कहा था नेकीराम जी, नेकीराम जी के लिए कहा कि उनसे उनके घनिष्ठ संबंध हैं और वो रिश्तेदार हैं उनके, तो कभी भी जो है तुम्हारे खिलाफ केस बनवाऊंगी। आज यहाँ पे आप क्या? मैं पहले भी यहाँ आई थी जब जांच देने आई थी, और आज मैं उस जांच रिपोर्ट को लेने आई हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी ACR तक में जो है गलत भरा है, जबकि मेरा हमेशा रिजल्ट जो है 100% रहा है और मैं हमेशा से एक पंक्चुअल टीचर रही हूँ। जिस भी पुराने स्कूलों में भी मैंने कार्य किया है वहाँ से भी मेरी रिपोर्ट पूछी जा सकती है। कमलेश गुरु का क्या कहना है? उनको तो ये कहना है कि बच्चों का भला हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है? क्या नाम है? शिक्षा अधिकारी ने बोला है। हाँ, ACBO कविता शर्मा। बल्कि उन्होंने गांव वालों को और भड़काया कि आपका सेंटर चला जाएगा, जिससे ग्रामीण भड़क गए और जो ग्रामीण पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी तरीके से, उन्होंने भी इन चीजों का विरोध करना शुरू कर दिया। उधर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अनुसार मामला उनके समय का नहीं है। वहीं चीफ DO महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि उनके संज्ञान में इस प्रकरण की जानकारी नहीं है। इसके अलावा वायरल हुए वीडियो के लिए व्याख्याता कविता शर्मा को सभी साक्ष्य सहित कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस दे दिया गया है। साथ ही प्रकरण की संपूर्ण जानकारी के बाद संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। ये वीडियो कल वायरल हुआ था और अनीता शर्मा को पत्र लिख करके अवगत कराया है कि आप अपने पूरे तथ्यात्मक दस्तावेजों सहित अपना प्रकरण प्रस्तुत करें। मार्च 2024 की परीक्षा का मामला है, आपने उस समय शिकायत उच्चाधिकारियों को क्यों नहीं की? तो आप उसके संबंध में भी अपना पूरा अभिकथन हमारे कार्यालय में 21 तारीख को प्रस्तुत करें। ग्रामीणों ने कलेक्टर साहब को दी थी, वो भी लेटर जारी कलेक्टर से हुआ, कलेक्टर साहब ने अवगत कराया, तो उस लेटर पर क्या कार्रवाई की जा रही है? वो DO सेकेंडरी के पास है। हमारे पास ये वीडियो वायरल हुआ था और कल ही हमने इस पर संज्ञान लेते हुए एक उनको पत्र लिख दिया है। वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी होते ही संबंधितों को नोटिस जारी किए जाए। ग्रामीणों ने बताया कि यदि कोई टीचर या अध्यापक या अध्यापिका यदि किसी चीज को मुंह खोलती है तो उनको शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा आवाज दबाने के लिए नोटिस दे दिया जाता है। क्या इस बारे में क्या कहना है? अब ये मार्च 24 का मामला है, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, फिर भी जानकारी करके अवगत करा दिया जाएगा। अलवर शहर के तिजारा रोड स्थित गाजू की पुलिया के बहाव क्षेत्र पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे बहाव बाधित हो सकता है। वहीं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के अध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा कि ऐसे क्षेत्र में पक्का निर्माण नहीं होना चाहिए। वहीं अतिक्रमण है कि नहीं, यह जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि नदी नालों के साथ छेड़छाड़ से पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। इसके अलावा बहाव क्षेत्र पर अतिक्रमण पानी का बहना रोकता है। ऐसे में परिषद इसकी जांच के लिए प्रशासन से आग्रह करेगी। सर, तिजारा रोड पे जो गाजूकी की पुलिया है तो उसका जो नीचे का बहाव क्षेत्र है वहाँ पर पक्का निर्माण किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो अतिक्रमण कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अपनी जगह सही कर रहे हों, लेकिन एक अब्दुल रहमान प्रकरण है, राजस्थान सरकार और इंडिया में चला है। अगर कहीं अब्दुल रहमान प्रकरण में आता है तो वो गलत है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो नाला बड़ा है और पानी अगर आता है, पानी अगर वो रुकेगा, टकराएगा तो आने वाले दिनों में बहुत भारी समस्या बनेगी और रोड भी टूट सकता है। और इस रुकाव को देखते वहाँ के प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ये मेरा कहने का है। सर, बहाव क्षेत्र कहीं पर भी है जहाँ से नदी का या नाले का पानी निकलता है बारिश का, तो जब इस तरह से रुकावट कर देंगे तो फिर किस तरह से काम चलेगा? क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही, बारिश होती है तो उसका बहाव क्षेत्र में फिर बाद में बहाव क्षेत्र में बहुत सारे मकान बह जाते हैं और बहुत सारे इस तरह के पक्के निर्माण गिर जाते हैं, फिर प्रशासन सरकार को दोष देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि बहाव क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए।
नहीं, भाव क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में भी इस तरह के कई प्रकरण हुए थे। पहले भी एक कटी घाटी के पास हुआ था, सरकार ने उसको रुकवाया, तुड़वाया भी था उसको, और उसको खाली करवाया गया भाव क्षेत्र को। और यहाँ भी अगर ऐसा है तो इस पर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। कल भी इसमें 2-3 आदमी कह रहे थे कि भाई ऐसे कोई मामला, तो वो कलेक्टर के पास जाकर कोई एप्लीकेशन देकर इस पर कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे। और ऐसा नहीं है, अब्दुल रहमान प्रकरण में है तो निश्चित रूप से हटेगा, और भाव क्षेत्र में तो भी हटेगा, तय है ये। सर, कम से कम 1 दर्जन बड़े पिलर और बड़ी बड़ी बाउंड्री बनकर के भाव क्षेत्र को डिस्टर्ब किया। अगर खातेदारी की जमीन है तो भी जमीन सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्माण पक्का हो जाएगा, जब बड़े बड़े पिलर बन जाएंगे तो पानी निकलना मुश्किल हो जाएगा बारिश का, तो इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। आपको लगता है कि इस तरह के पक्के निर्माण भाव क्षेत्र में नहीं होने चाहिए? देखो, भाव क्षेत्र में पक्के निर्माण नहीं होने चाहिए, और वो भी जब इतने बड़े कार्य कर रहे हैं तो कहीं न कहीं सोच समझ के कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी जानकारी और जांच तो इस पर कराई जाएगी। हम भी हमारे जो जिला अधिकारी है उसको ये कहेंगे कि इस पे जांच कराने के लिए कलेक्टर को दे, जिससे जांच हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर पर एक कार्यक्रम में सियाराम डागुर को सम्मानित किया गया। अलवर शहर में विस्तारक रहे डागुर को हरियाणा चुनाव के दौरान भी विस्तारक के तौर पर लगाया गया था। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद भाजपाइयों को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की है, इसके चलते तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन मिला और प्रधानमंत्री की नीतियों की जीत हुई। इस कार्यक्रम में हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बारडोली भी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय भपंग वादक यूसुफ खान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होंगे। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा उन्हें 22 नवंबर को नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें केंद्रीय कला एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सम्मानित करेंगे। यूसुफ खान 20 देशों में भपंग वादन की प्रस्तुति दे चुके हैं। अलवर शहर में जाटो महासभा समिति की जिला शाखा 24 नवंबर को सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करेगी। अध्यक्ष कुंदन लाल जाटो ने बताया कि 8 जोड़ों का विवाह सम्मेलन संपन्न होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल होंगे। साथ ही बतौर अतिथि प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा और भरतपुर सांसद संजना जाटो भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 200 फुट रोड स्थित अलवर रिजोर्ट में आयोजित होगा। अखिल राजस्थान जाटो महासभा जिला शाखा अलवर के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन 24 नवंबर 2024 को संस्था की ओर से आयोजित किया जाएगा। विवाह स्थल 200 फुट रोड अलवर रिसोर्ट में कार्यक्रम संपन्न होगा। अब तक हमारे पास जोड़ों का काफी रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन कुल 8 जोड़े ऐसे हैं जो विवाह योग्य पाए गए और उनका विधि विधान से विवाह संपन्न किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अलवर के सांसद एवं भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र कुमार यादव जी को आमंत्रित किया गया है। साथ ही राजस्थान में हमारे राज्य मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी को इसमें आमंत्रित किया गया है। साथ में भरतपुर सांसद संजना जाटव के अलावा अन्य हमारे समाज से संबंधित जितने भी जनप्रतिनिधि और गणमान्य अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को इस प्रोग्राम आमंत्रित किया गया है। मैं इस अवसर पर समाज के लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप आवश्यक रूप से पहुंचें और इस समाज में फैली हुई दहेज जैसी कुप्रथा को बंद करने के लिए अपना सहयोग दें और समाज में मील का पत्थर साबित बने। नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे कन्यादान कार्यक्रम में 5 बेटियों का कन्यादान किया गया। इसके साथ ही फाउंडेशन की ओर से 231 कन्यादान पूरे कर लिए गए हैं। इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में डीएसपी सुरेश कुमार कुड़ी ने कहा कि कन्यादान का नाम आते ही अपनत्व और सामाजिकता के भाव आते हैं। उधर संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि नेक कमाई की ओर से शहर में 2 सिलाई केंद्र और गरीब बच्चों के लिए शाम की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। उधर मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि शहर में बिंदु कपूर के नेतृत्व में महिला स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर महिला स्वावलंबन केंद्र चलाए जाएंगे। इनके द्वारा उत्पादों की सूची बनाई जा रही है जिन्हें मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा। हम नेक कमाई फाउंडेशन से पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं और हर बार कहीं न कहीं हमारा सहयोग इसमें लगातार मिलता रहा है। नेक कमाई में सबसे अच्छी बात यह है कि इनका कार्य बड़ा निस्वार्थ है
और गरीब बच्चियों की शादी ऐसे जिनको असहाय है, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं या अदरवाइज जिनके पेरेंट्स किसी योग्य नहीं है, गरीब हैं, उनकी शादी का कार्य और इसके अलावा परोपकार के बहुत सारे कार्य नेक कमाई फाउंडेशन करता है। मैं भी मेरे जीवन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे कार्यों में अपना योगदान देता रहता हूँ। नेक कमाई फाउंडेशन द्वारा आज 5 बालिकाओं को कन्यादान का सामान दिया गया है। अब तक हम 234 बच्चियों को 2 साल में इस प्रकार का कन्यादान कर चुके हैं। इसके अलावा नेक कमाई फाउंडेशन की अन्य एक्टिविटीज़ भी हैं, जिसमें स्कूली बच्चों को ड्रेस, जूते, मोजे, जर्सी, स्टेशनरी किट हम देते आए हैं और सर्दियों में हर साल कम से कम 500 कंबल, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं और पुरुष हैं, हम उनको प्रदान करते हैं। हमारा 30 नवंबर को भी एक कार्यक्रम है, जिसमें 250 लोगों को जो रिक्शा चालक हैं उनको जुराब, मफलर, टोपी और कंबल इत्यादि प्रदान किए जाएंगे। उधर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महावर महिला मंच की अध्यक्ष कुमकुम गुप्ता, ऋषभ देव महिला मंडल की अध्यक्ष मनीषा जैन, सचिव सुनीता जैन और कोषाध्यक्ष दीपमाला जैन रही, जबकि निःशुल्क शिक्षा प्रभारी प्रवीण बत्रा ने अतिथियों का स्वागत किया और कच्ची बस्तियों में चल रहे शिक्षा केंद्रों की जानकारी ली। संचालन गुरप्रीत सिंह पवित्र ने किया। अंत में प्रवीण बत्रा ने आभार जताया। उधर फाउंडेशन के संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने सभी भामाशाह और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से जरूरतमंद बेटियों के कन्यादान कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स,
जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू प्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। प्योर मसाले जब छौंक लगे खुशबू उड़े
चढ़े। जे प्योर, क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहाँ आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कार का टायर फटने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे बड़ौदा से अलवर रेफर किया गया है। चालक आजाद सिंह यादव के अनुसार दुर्घटना में कार में सवार अनिल कुमार शर्मा घायल हुए हैं। वे किसी काम से हरियाणा जा रहे थे, इसी दौरान अचानक कार का टायर फट गया। ऐसे में अनबैलेंस होकर कार ने कई पलटियां खाई। उधर NHAI मेडिकल स्टाफ ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घायल को बड़ौदा में CSC ले जाया गया। यहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर अलवर रेफर कर दिया। वयोवृद्ध वरिष्ठ साहित्यकार और कवि राजेंद्र प्रसाद तिवारी के हाल ही हुए निधन पर विभिन्न वर्गों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके भतीजे न्यूज एंकर एवं शिक्षाविद डॉक्टर रविंद्र तिवारी के अनुसार वे 83 वर्ष के थे। राजेंद्र प्रसाद तिवारी सरकारी स्कूल में शिक्षक रहे। आकाशवाणी पर उनकी कई कविताएं प्रसारित हुई। साथ ही वे देश भर के विभिन्न कवि सम्मेलनों से जुड़े। उन्होंने काव्य संग्रह, गीत, कहानी और एकाकी सहित अनेक रचनाएं लिखी। साथ ही उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से साहित्य भूषण प्रमुख है।
में नवीन सूर्य पंचमक हो, नव प्रभात में नवीन सूर्य पंचमक हो, अंधकार के विरुद्ध ज्वाल बंधक हो, तुम धरा के लाल हो, शत्रुओं के काल हो, तुम धरा के लाल हो, शत्रुओं के काल हो, बन के महाकाल तुम चलो, तो बड़े चलो तुम। स्कूल परिसर को हरा भरा बनाने और विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति लगाव विकसित करने की मुहिम रंग लाई है। इस विद्यालय में कुछ वर्षों पहले शिक्षकों द्वारा अपने वेतन से फलदार पौधे लगाने की पहल की गई थी। सभी पौधे बड़े होकर स्कूल परिसर में छाया के साथ ही वातावरण को शुद्ध बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोट कासिम की पंचायत नांगल सालिया के ग्राम लाहडोद स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की। प्रधानाध्यापिका बीरमती यादव ने बताया कि कुछ साल पूर्व यह पहल की गई थी। हाल ही अमृत पर्यावरण महोत्सव और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी 70 पौधे लगाए गए। स्टाफ सदस्य तपस्या पारिक, मनीषा कुमारी, प्रतिभा यादव, अरुण कुमार और मनीष कुमार की प्रेरणा से विद्यार्थी ग्रुप बनाकर इन पेड़ों की सुरक्षा करते हैं। वहीं ग्रामीणों से भी पूरा सहयोग मिलता है। उधर ग्रामीण सरजीत हवलदार ने बताया कि स्टाफ की मेहनत से स्कूल में हरियाली आई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के लीली गांव में पिछले काफी दिनों से पानी का संकट बना हुआ है। इसे लेकर ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिला। इस दौरान विजय कुमार, शंभुदयाल शर्मा, दुर्जन सिंह, सत्यनारायण शर्मा, श्री सिंह राघव, गिरिराज बैरवा, प्यारेलाल, बनी सिंह और राजेश बैरवा आदि मौजूद रहे। ग्रामीण विजय कुमार ने बताया कि यहाँ ट्यूबवेल की मोटर खराब है और आधे गाँव में पानी का संकट बना हुआ है। मालाखेड़ा सहित अन्य क्षेत्रों की लाल प्याज राजस्थान के अलावा अन्य प्रांतों के व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुवाहाटी, अहमदाबाद, नई दिल्ली और पंजाब के व्यापारी मालाखेड़ा मंडी में पहुंच रहे हैं। वे यहां किसानों द्वारा लाई गई लाल प्याज की बोली लगा रहे हैं। इस दौरान खासी चहल पहल बनी रहती है। दुकानदार लालाराम सैनी, विजय सिंह, भूप सिंह और बबली राम ने बताया कि मालाखेड़ा के अलावा राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से भी प्याज इस मंडी में आ रही है। पसंद से अपने स्टेट में ले जाता है। कोई कलकत्ता, कोई पश्चिम बंगाल में कई मंडी हैं, कानपुर जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं और भी कई स्टेट है, उनकी डिमांड है। वहाँ आगे जाएगी तो मैं समझता हूँ आगे बाजार हम वहाँ तक ले जाएंगे तो और भी अच्छा किसान को मिलने की संभावना है। फिलहाल सही भाव मिल रहा है। मैं तो इस वर्ष यही प्रार्थना करूँ और भी अच्छा भाव मिले और अच्छी उपज भी आवे। खैरतल में कलेक्टर ऑफिस के पास हादसे में मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। यहां लगे बैरियर से टकरा गया। ततारपुर निवासी युवक पवन को सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। यह युवक नागरिक सुरक्षा विभाग में काम करता है। खैरतल में कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अनेक लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जिला कलेक्टर ने अनेक परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया। जन सुनवाई का दौर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। उधर जन सुनवाई के दौरान एडीएम शिवपाल जाट सहित अनेक प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी रही। इसके अलावा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। तिजारा को जिला मुख्यालय बनाने को लेकर विशाल रैली निकाली गई। संघर्ष समिति के बैनर तले यह रैली सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। यहां मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सुल्तान सिंह पालीवाल, हरीश सांवरिया, सुरेश फौजी, राजकुमार अग्रवाल, पुरुषोत्तम गजमोती और हरिनारायण शर्मा आदि मौजूद रहे। अलवर स्थित क्रॉस पॉइंट मॉल सिनेमा हॉल में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में साबरमती फिल्म को देखा गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सर, गोधरा कांड को लेकर जो साबरमती फिल्म आई है, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहूँ पत्रकार महोदय कि राजस्थान के सभी सिनेमाघरों में और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को द साबरमती जो फिल्म आई है उसको दिखाया जा रहा है।
कि साबरमती में किस तरह से क्या बनी थी, क्या था, वो सारा प्रकरण पूरा दिखाया जाएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलवर के सैकड़ों की संख्या में हमारे क्रॉसपॉइंट मॉल पे इकट्ठे होके अभी फिल्म देख रहे हैं द साबरमती। सो इस फिल्म को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने टैक्स फ्री किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो फिल्म अच्छी है, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय प्राचीन परंपराओं को और भारत के आदर्श को लेकर चल रही है, जो भारत की संस्कृति को लेकर चल रही है, भारत के इतिहास को दोहरा रही है, जो सत्यता की घटना है उनको दोहरा रहे हैं, तो ऐसी फिल्म को टैक्स फ्री करना ये मुख्यमंत्री की अच्छी सोच है। और मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, इसको आम आदमी को देखना चाहिए। एक अच्छी फिल्म है जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति और इतिहास को दोहराया जाए। साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि गोधरा कांड की सच्चाई फिल्म के माध्यम से बाहर आई है। गोधरा का सच आज एक फिल्म बनकर सबके सामने आ गया है। मुझे जब इस फिल्म के बारे में पता चला, मैंने उसी समय तय किया इस फिल्म को अलवर के मेरे साथी यानी आप सभी के लिए देखने की व्यवस्था करूंगा। पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन में व्यस्त हूँ, इसलिए आपके साथ इस फिल्म को देखने आ नहीं सका, लेकिन आप सभी इसे देखें और अपने क्षेत्र के युवाओं को गोधरा के सच के बारे में बताएं। यह सच है कि इस बात को 20 साल बीत गए। आप में से कुछ लोग सोचेंगे 22 साल बाद हम इसके बारे में क्यों बात करें, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने इतिहास को भूल जाते हैं, वो इतिहास को दोहराने की गलती करते हैं। आप फिल्म देखकर अपने विचार मुझसे अवश्य साझा करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चिनार स्कूल संचालक के घर हुई 15 लाख से ज्यादा की डकैती। बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को बनाया बंधक। वहीं स्कीम 1 में हुई वारदात ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 7 साल की बालिका से घिनौनी हरकत करने वालों को दबोचा। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है मामला। शराब ठेके के विरोध में धरने पर बैठी महिलाएं। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग पर फाटक के समीप खुला है ठेका। और अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने प्रमुख मार्गों का रूट मैप करवाया तैयार। वहीं अस्पताल और आसपास समझाइश के साथ ही चेतावनी देने का चला दौर। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।